विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें आज हम लोग हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष, उसमें क्या करना, हमने 3 राजवंश पढ़ने हैं। सबसे पहले याद कीजिए 3 राजवंश कौन कौन से। सबसे पहले पढ़ेंगे मगध में हम हर्यंक वंश, उसके बाद पढ़ेंगे हम शिशुनाग वंश, और उसके बाद पढ़ेंगे नंद वंश। हर्यंक वंश जो चलता है वो चलता है 544 बीसी से 412 बीसी, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। कौन सा? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद चलता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश चलता है आपका 412 से लेकर और 412 से 344 बीसी बिफोर क्राइस्ट। 412 से 344 बीसी। उसके बाद चलता है नंद वंश। नंद वंश में 344 से और 324-23 ईसा पूर्व। कौन? नंद वंश। ठीक है। फिर थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि जब हम हर्यंक वंश पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो बड़े राजा पढ़ेंगे हम, वो एक बिंबिसार होगा। जो क्वेश्चन घूमते हो बिंबिसार के अगल बगल घूमेंगे, या फिर अजात शत्रु के अगल बगल घूमेंगे, या फिर उदयन के अगल बगल घूमते। राजा तो बहुत सारे हुए उसमें भी, लेकिन क्या है कि किस किस के, या तो बिंबिसार या अजात शत्रु या उसका पुत्र उदयन। ठीक है, पैट्रिसाइड डायनेस्टी बोलते हैं इसको, हर्यंक वंश को। पुत्र ने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल की है इसमें, इसलिए क्या है, पितृहंता राजवंश है ये। कौन सा? हर्यंक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश में काल शोक ज्यादा पढ़ना है हमने। काल शोक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने नंद वंश पढ़ना है। नंद वंश में 2 लोग पढ़ने हैं हमने। एक हमने पढ़ना है कौन? महापद्मानंद, और एक पढ़ना है धनानंद। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि नंद वंश का अंत कौन करेगा? आपको पता ही है, धनानंद के दरबार में आचार्य विष्णुगुप्त जाते हैं सहायता मांगने यवनों के विरुद्ध, क्योंकि यवन सत्ता को इस देश से उखाड़ कर फेंकना था। लेकिन जो धनानंद अपमान कर देता है तो वहां पर कसम खाते हैं कौन? आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त कसम खाते हैं कि मैं समूल नाश करूंगा किसका? नंद वंश का। तो फिर नंद वंश के बाद जो आता है मौर्य वंश आता है। कौन आता है? मतलब क्रम याद कर लीजिए पहले। फिर मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो वृद्धरथ है। वृद्धरथ की हत्या करता है कौन? उसका ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सुंग, और एक नए राजवंश का स्थापना करता है, सुंग राजवंश। कौन सा? इतिहास में पहला ज्ञात ब्राह्मण राजवंश कौन सा है? सुंग वंश है। ठीक है। सुंग वंश में भी फिर सुंग वंश के बाद आता है कौन? कण्व। कण्व वंश आता है। कौन सा? कण्व। और कण्व के बाद आता है सातवाहन। कौन आता है? सिंधुक सिमुक सिप्रक, उसकी स्थापना करता है सातवाहन की। पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले मगध राज्य का उत्कर्ष। उसमें पढ़ रहे हैं हर्यंक वंश 544 से और 412 ईसा पूर्व। ये समझ लीजिए कि ईसा मसीह से 544 साल पहले भी इस देश में क्या कर रहे थे? राजा शासन कर रहे थे। और राजा भी छोटे मोटे नहीं थे। राजा कैसे थे? बिंबिसार जैसे राजा थे। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यंक वंश के शासनकाल के साथ होता है। ठीक है। बिंबिसार ने हर्यंक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक 544 से 492 बीसी था। उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यानी मगध का पहला जो बड़ा शक्तिशाली शासक है वो कौन है? बिंबिसार है। ठीक है। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया बिंबिसार ने, और अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। अजात शत्रु को खास ध्यान देना है आपने। ठीक है। मतलब जिस जिसके समय में बौद्ध संगीतियां हुई होंगी ना, वो राजा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। क्या होते हैं? तो अजात शत्रु को वहां का क्या कर दिया? शासक नियुक्त कर दिया। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आंसर ग्रीवरज थी। राजगृह या ग्रीवरज थी। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा है। अब इनके ये नाम याद कर लेना, क्योंकि अजात शत्रु के लिए भी एक नाम आएगा, उसको भी याद करना है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जैन साहित्य क्या बोल रहा है बिंबिसार को? श्रेणिक। क्या बोल रहा है? श्रेणिक बोल रहा है। ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? श्रेणिक बोल रहा है। और
मत्स्य पुराण में उसके लिए लिखा हुआ क्षेत्रोजस। क्या लिखा हुआ? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। दरअसल बिंबिसार बड़ा चतुर राजा था। उसने क्या किया, बहुत सारे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मतलब अगल बगल के जितने भी राजा थे, वहां की राजकुमारियां उसकी पत्नी थी, ठीक है, अगल बगल सब ससुराल थे उसके। कोई भी उस पर आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि दामाद था। क्या था? या तो जो राजा थे वो ससुर जी थे, या फिर जो राजा थे वो क्या थे, ब्रदर इन लॉ, यानी पत्नी के भाई थे, है ना। तो इसलिए उस पर कोई आक्रमण नहीं करता। एक ही जगह दिक्कत थी, वो थी कहाँ? कहाँ भाई? अवंती। मैंने आपको बताया था कि जैसे मगध बहुत शक्तिशाली था, वैसे अवंती राष्ट्र भी क्या था, बहुत शक्तिशाली था। कारण था कि लोहे की खानें थी दोनों जगह, यानी दोनों जगह क्या थे, उन्नत औजार और उन्नत हथियार बनते थे, यानी कृषि कार्य भी अच्छी होती थी, उत्पादन सरप्लस में होता था, और जो सैनिकों के हथियार थे वो भी क्या थे, उन्नत थे, यानी सैन्य शक्ति भी दोनों की क्या थी, अच्छी थी। अब इसको दिक्कत किससे थी? चंड प्रद्योत से थी। अवंती नरेश प्रद्योत से थी। अचानक क्या हुआ, प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, पांडु रोग से ग्रसित हो गया। क्या हो गया? पीलिया तो पता ही है आपको, क्या होता है पीलिया? है, जॉन्डिस होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है पीलिया से? पीलिया होना मतलब, पीलिया मतलब पीला हो जाना। हाँ, रंगीला। पीलिया का मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसकी लीवर की फंक्शनिंग अब सही नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि अब आपको क्या करना है, परहेज करना है पीलिया में। क्या करना है? पीलिया में परहेज करना है। खासकर सख्त इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पीलिया में गर्म चीजें नहीं खानी है, मसालेदार नहीं खाना है, अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेना है। पीलिया में जिसने पी लिया, फिर वो बस, फिर नहीं बचने की संभावनाएं क्या होती है, ना के बराबर होती है। समझ में आ गया? तो जॉन्डिस हो गया भाई, राजा लोग थे, तो अब क्या करें? तो इसने क्या किया, इसने कहा ये सुनहरा अवसर है। उसने अपने राजवैद्य को भेजा, जिसका नाम जीवक था, बिंबिसार ने, और जीवक ने उसको सही भी कर दिया। तो यार उस जमाने में पांडु रोग को सही करने पर राजा प्रसन्न तो हो गई, तो प्रद्योत ने भी क्या कर दिया, मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया अब किसके साथ, जहां से खतरा था वो भी अब मित्र हो गया, किसका, बिंबिसार का। समझ में आ गया? जरा देखिए, चेक कीजिए कितनी रानियां थी बिंबिसार की। 500 से अधिक रानियां थी भाई। यहां उसके वैवाहिक संबंध थे नहीं, कहाँ, अवंती में, अवंती राष्ट्र में तो शत्रु राष्ट्र था, लेकिन अब क्या बन गया, मित्र बन गया, है ना। उसकी प्रथम पत्नी जो थी कौशला देवी थी, कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी, और दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना थी। कौन थी? चिलन्ना। अब क्या हुआ, मैं एक चीज और बता देता हूं कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला, महाकौशला देवी का जब विवाह हुआ था किसके साथ, बिंबिसार के साथ, तो उसको दहेज में काशी दिया गया था। क्या दिया गया था? काशी से बड़ा अच्छा टैक्स कलेक्ट होता था, काशी वाला जो क्षेत्र था। अब क्या हुआ कि अजात शत्रु जी ने क्या कर दिया, हत्या कर दी अपने पिताजी की। क्या कर दी? पिताजी की हत्या कर दी। तो जो प्रसेनजीत है उसने कहा भाई जीजा जी तो रहे नहीं अब। कौन? मतलब जीजा जी हुए, यानी कौशला देवी बहन है ना किसकी, प्रसेनजीत की। उसने कहा जीजा जी तो रहे नहीं, दहेज हमने जीजा जी को दिया था, भांजे को थोड़ा दिया था। ऐसा है कि काशी अब वापस लिया जाएगा। किससे? हरियंक, मतलब अजात शत्रु से। अब अजात शत्रु ने कहा नहीं दिया जाएगा भाई वापस। क्या? जो आ गया वो आ गया, पिताजी का आ गया, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, तो अब क्या, काशी तो हमारा ही रहेगा। फिर युद्ध हुआ, फिर इसने हरा दिया अजात शत्रु ने, किसको, प्रसेन, ये प्रसेनजीत को जब हरा दिया, तो फिर साथ में उसकी पुत्री वाजिरा के साथ भी विवाह किया। पुत्री का नाम क्या था? वाजिरा। यानी मामा की पुत्री के साथ विवाह किया किसने, अजात शत्रु ने। ठीक है, चलो जी। तो उसकी प्रथम पत्नी कौशला देवी थी, किसकी, बिंबिसार की, और जो उसकी लिच्छवी पत्नी थी उसका नाम था चिलन्ना। क्या नाम था? चिलन्ना। अब आता है अजात शत्रु। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि क्वेश्चन इसके अगल बगल ही घूमते हैं। जैसे राजवैद्य जीवक पूछ लेगा, या पूछ लेगा नाम श्रेणिक किसका नाम है, तो बिंबिसार का है। तो अब अजात शत्रु में आ रहे हैं हम, इसको कुणिक बोलते हैं शायद, चेक कीजिए कि इसका एक नाम कुणिक है,
कुणिक है। ये 492 से 460 ईसा पूर्व यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। कुणिक है इसका नाम, ये खास ध्यान रखना, श्रेणिक कुणिक। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिलाया। काशी मैंने बता दिया था, प्रसेनजीत ने कहा जीजा जी नहीं रहे तो काशी वापस होगा, इसने कहा नहीं होगा। लड़ाई हुई, जीत लिया, प्रसेनजीत को हरा दिया। प्रसेनजीत को बाध्य होकर अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह करना पड़ा, किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। इतना समझ में आ गया। साथ में काशी भी देना पड़ा, जहां से बहुत अच्छा क्या होता था, कलेक्शन होता था, टैक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। वज्जी यानी वैशाली, वैशाली को जीतने में कम से कम 16 साल लगाए इसने। कितने? और इसने 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। हमारे समय में पहली बार प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा था कि वो 2 गुप्त हथियार कौन से थे, तो रथ मूसल और महाशिला कंटक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, तब जाके जीत पाया था किसको? वैशाली को या वज्जी संघ को। अब रथ मूसल क्या होता है और महाशिला कंटक क्या होता है? तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता नहीं चला यार कि क्या होता होगा, लेकिन आप भाग्यशाली हो, पिक्चर आई थी अभी बाहुबली, उसमें देखे होंगे आपने महाशिला कंटक, बड़ी बड़ी शिलाओं को फेंकने वाला गुलेल एक प्रकार की, देखी है। और दूसरा रथ मूसल बोलते हैं, जो रथों को भी क्या कर दे? तोड़ दे। ऐसी मूसल जो रथों को भी क्या कर दे? मसल के तोड़ दे। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये क्वेश्चन बना हुआ है। फिर यूपीएससी में, पहले यूपीएससी में आया शायद, फिर उसके बाद यूपी में आया। समझ में आ गया? ठीक है। उसके मंत्री वत्सकार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। वैशाली को वैसे भी नहीं जीत पा रहा था, लेकिन मैंने कहा उसका एक मंत्री था वत्सकार, उसने वैशालियों के लिच्छवियों में क्या करी? फूट डाल दी। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने भी यहाँ पर क्या किया है। अगर आपको राज करना है कहीं पर तो फूट डाल दो, आपस में भिड़ा दो, लड़ा दो। जैसे कि जनता को भिड़ाया जाता है, शासक जो है क्या वो करते हैं, क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो वैसे ही उसने वशकार ने किया। साथ में मैंने कहा अजातशत्रु ने रथमूसल, महाशिला कंटक नामक 2 नए हथियार प्रयोग किए। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र, पाटल गांव के सामरिक महत्व को अजातशत्रु द्वारा लिच्छवियों से लड़ते हुए महसूस किया गया था। यहां सुरक्षा की दृष्टि से उसने एक दुर्ग का निर्माण किया और यही बाद में शासक उदयन ने अपनी राजधानी स्थापित की। पाटल गांव था, पाटलिपुत्र वहां पर बसाया गया। हालांकि जब आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र किसने बसाया तो आपने बोलना है उदयन ने बसाया। किसने बसाया? पर इसके महत्व को समझने वाला व्यक्ति कौन था? आंसर अजातशत्रु। अजातशत्रु समझ गया था कि अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालना है तो मुझे एक ऐसे दुर्ग की आवश्यकता पड़ेगी जो जल दुर्ग होगा, मतलब पानी से सुरक्षित होगा। तो जहां गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियां बहती हो तो उन नदी को पार करके आक्रमणकारी जल्दी नहीं आ सकते थे। क्या? गंगा, सोन और पुनपुन, गंगा, सोन और पुनपुन। तो उसके आसपास उसने क्या किया? दुर्ग का निर्माण कराया और बाद में ये राजधानी बनी किसकी? उदयन की। ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेष पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। क्या कराया? राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। मैंने कहा 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई मतलब महापरिनिर्वाण हो गया। किसके समय में? अजातशत्रु का शासनकाल का 8वां वर्ष चल रहा था। क्या चल रहा था? 8वें वर्ष में। ठीक है। तो राजगृह में उसने स्तूप का निर्माण कराया और इसी के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुक्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। सुक्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के विचार। ठीक है। और विनय पिटक में क्या है? जो बौद्ध भिक्षुक हैं या संघ के अंदर जो लोग रहते हैं या संघ के नियम वगैरह जो है वो किसमें? विनय पिटक में। क्लियर हो गया? ये जो पाठ किया किसने किया? आनंद ने किया। विनय पिटक और सुक्त पिटक का पाठ किया और इन्हें लिपिबद्ध करके क्या कर दिया गया? पिटक मतलब टोकरी, पिटक मतलब लिख कर टोकरी में रख दिया गया। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में आता है। ठीक है। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष
तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। किसके द्वारा? अब आता जी उदयन। 460 से 444 बीसी। 460 से पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, इसका पुराना नाम जो है कुसुमपुरा है। कुसुमपुर, कुसुमध्वज, इसका नाम है पाटलिपुत्र का, जिसको आज पटना भी बोलते हैं। पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा, कुसुमध्वज नामक नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। उदयन कौन? अजातशत्रु का पुत्र उदयन। एक उदयन और आएगा, वत्सराज उदयन, वो नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पाटलिपुत्र राज्य की स्थापना किसने की, पहला ऑप्शन हो सकता है वो वत्सराज उदयन दे। क्या दे? उस पर टिक नहीं करना आपने, किस पर करना है? हरियंक वंशी उदयन। कौन सा वंशी? हरियंक वंशी, मगध का शासक हरियंक वंशी उदयन, अजातशत्रु का बेटा। समझ में आ रहा है? उदयन, ठीक है। उदयन जैन धर्मावलंबी था। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हरियंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, जो शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। यानी नागदशक को हटा दिया गया गद्दी से, किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा, और एक नए वंश की नींव डाली गई जिसको बोलते हैं शिशुनाग राजवंश। क्या बोलते हैं? अब शिशुनाग राजवंश जो है वो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चलता है। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। वही अवंती पर प्रद्योत था जहां का। कौन था? उसको किसने मिलाया? आंसर शिशुनाग वंश ने मिलाया या शिशुनाग ने मिलाया। वत्स पर भी अधिकार कर लिया। इसी समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित हो गया। कहां से कहां तक? बंगाल से लेकर मालवा। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। भाई एक राजधानी तो गरीबरज ये राजगृह थी आपकी मगध की, दूसरी राजधानी कहां बनी? वैशाली। कहां बनी? इसमें फिर एक राजा आता है कालशोक या काकवर्ण, कौवे के रंग वाला, इसलिए काकवर्ण बोला जाता है इसको। वैसे इसका नाम क्या? कालशोक। इसका नाम पुराणों में तथा दिव्यावदान में मतलब काकवर्ण मिलता है, दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। दोबारा किसको? वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को। सिंहली यानी श्रीलंका, सिंहली मतलब श्रीलंका महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद यानी 383 बीसी में कालशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति, कालशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीतियां मैं पढ़ा चुका हूं, डिटेल आप फिर दोबारा वहां पर देख लीजिएगा। इतना याद रखना आपने कि कालशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में 383 बीसी में, पहली 483 बीसी में हुई थी, 100 साल बाद 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है। इस संगीति में विभेद उत्पन्न होने के कारण ये दो संप्रदाय स्थविर और महासांगिक में बढ़ गए। यानी बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हो गए, स्थविर और महासांगिक, दो संप्रदाय हो गए। मतलब इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन? नंदीवर्धन या महानंदिन भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? महानंदिन। उसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 324 323। उग्रसेन महानंदिन को ही पुराणों में महापद्मानंद कहा गया है। क्या कहा गया है? उग्रसेन महानंदिन को ही पुराणों में महापद्मानंद कहा गया है। पुराण के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद एक शूद्र शासक था जो व्याकरणाचार्य पाणिनि का घनिष्ठ मित्र था। किसका? पाणिनि कौन? अष्टाध्यायी के लेखक, रचयिता। 8 अध्यायों वाली संस्कृत व्याकरण की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। पाणिनि कहाँ के निवासी थे? कहाँ के थे पाणिनि? नाम सुना होगा आपने। गांधार के थे भाई। कहाँ के? वहीं के थे जहाँ का गांधार नरेश शकुनी था ना, और जहाँ का गांधारी थी जहाँ की, किसकी पत्नी? धृतराष्ट्र की। चेक कर लो एक बार कि पाणिनि कहाँ के निवासी थे। क्वेश्चन आया एक बार यूपी में,
आंसर गांधार के निवासी थे। चेक कर लो। तो पाणिनि के घनिष्ठ मित्र कौन थे? महापद्मानंद था। नपित पिता का पुत्र था। नपित मतलब नाई, इनके पिता क्या थे? सलून, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। पुराणों में क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? आंसर महापद्मानंद को कहा गया है। भार्गव किसे कहा गया है? आंसर महापद्मानंद को कहा गया। भार्गव का मतलब हो गया परशुराम के जो दूसरे अवतार हैं उनको क्या कहा जाता है? भार्गव ऋषि, भार्गव कहा गया ऐसा, ठीक है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। किसने? महापद्मानंद ने। अपार धन था इसके पास, कहीं बिहार में ही छुपा रखा है उसने। हम बोलते ना इकाई, एक जीरो होता है, नहीं बोलते हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म, महापद्म, महापद्मानंद। इतना क्या था उसके पास? सोना था। किसके पास? महापद्मानंद के पास। बताया जाता है कि कहीं उसने क्या कर रखा है। ढूंढो, मिल जाए तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का रेट ही गिर जाए, है ना। महापद्मानंद का सोना अगर मिल जाता है। चलो जी आगे। महापद्मानंद मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की और वहां पर एक नहर खुदवाई। जब मैं पहली बार यूपीपीसीएस देने गया तो वहां पर यही क्वेश्चन था, क्या? एक नहर खुदवाई की। किस शासक के द्वारा एक नहर खुदवाई गई कलिंग में? तो मैंने कहा ये क्या प्रश्न है यार, पता नहीं कितनी नहरें खुदवाई गई होगी, हमें क्या पता किसने खुदवाई। मतलब ऐसा होता है, वैसा मन होता ना, जब तक आप कंपटीशन को नहीं समझते हो, जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि कंपटीशन है किस चिड़िया का नाम, है ना। वो तो पता चलता धीरे धीरे, 3-4 महीने तो बैठने में लगते हैं, समझने में लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पता चलता अच्छा। तो लेकिन हम पहले दोष देते हैं किसको? एग्जामिनिंग बॉडी को। तो हमने भी दिया अभी अपने समय में। ये क्या क्वेश्चन पूछा कि कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। अब हजारों नहर होंगी कलिंग में, पहले तो समझ में नहीं आया कलिंग क्या है। उड़ीसा का नाम है कलिंग। किसका नाम? उड़ीसा। कलिंग में एक नहर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? आंसर महापद्मानंद, ठीक है। खारवेल ने अपने हाथी गुंफा अभिलेख में इसका उल्लेख किया है। इसमें खारवेल बहुत आगे का है, अब आगे पढ़ेंगे हम। चेदी शासक खारवेल ने अपनी एक अभिलेख, हाथी गुंफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख बोलते हैं, में इस चीज का वर्णन किया है कि महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि वह कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। कहां से? जैन प्रतिमा को उठाकर ले गया। ये कहां लिखा हुआ? ये हाथी गुंफा अभिलेख में लिखा हुआ। किसने लिखा हुआ? खारवेल ने लिखा हुआ। खारवेल कब का है? चेक करो, चेदी वंश को पढ़ो। चेदी शासक खारवेल का शासनकाल देखिए। कभी कभी बड़े अद्भुत से प्रश्न आते हैं, आपको पता है, आप पढ़ के जाते हो। जैसे हम लोग पढ़ के गए, मौर्य पूरा पढ़ के गए, रोमिला थापर पूरा ढंग से जिसे बोलते हैं सब कुछ पढ़ के चले गए। 14 शिलालेख पढ़ लिए, स्तंभ लेख पढ़ लिए, लघु शिलालेख पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ, रानी का अभिलेख कौन सा है ना, प्रयाग प्रशस्ति किस पर लिखा, सब पढ़ लिया। अब उसने प्रश्न पूछा कि भाई ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें क्या चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते हैं? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते। अब जो पढ़ा हुआ था तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो किसी में मिलता नहीं था, अशोक के किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं है। बहुत वहां तो क्वेश्चन आंसर तो नहीं निकल पाया, गलती हुआ। लेकिन बाद में जब बाहर पूरी खोज की तो पता चला कि यार एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? जी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन कौन? शक शासक, विदेशी, कार्दमक शाखा का, शकों की कार्दमक शाखा का
एक शासक है जिसका नाम है रुद्रदामन। वो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख खुदवाता है और वो संस्कृत में खुदवाता है। संस्कृत में खुदवाया गया पहला भारत में अभिलेख जो मिला है वो कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब उस जूनागढ़ अभिलेख में वो क्या लिखता है? वो एक सुदर्शन झील के बारे में लिखता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। क्या लिखा हुआ उसमें? और फिर ऐसे ही फिर लिखा हुआ अशोक का नाम भी लिखा हुआ कि अशोक ने उस झील का क्या कराया? पुनरुद्धार, मतलब पुनर्निर्माण वगैरह कराया। उस समय अशोक का सौराष्ट्र प्रांत का यवन जातीय राज्यपाल कौन था? तुषाश्प करके था, तुषास्य करके था। उसने उसका क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया। अब दोनों के नाम मिल गए तो कहां मिले? अरे भाई रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिले, लेकिन हम कहां ढूंढ रहे थे? अशोक के 14 शिलालेखों में, स्तंभ लेख में, जिसको टिफेंथलर ने खोजा उस खंबे में, लेकिन नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कहां मिला? जिसको हमने सबसे पहले क्रॉस किया था कि इसमें थोड़े मिलेगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भाई 4 शासकों के नाम मिलते हैं। किसके? गुप्त सम्राट का नाम भी मिलता है फिर बाद में। रुद्रदामन का तो मिलता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है, अशोक का मिलता है, रुद्रदामन का मिलता है, आगे चलकर स्कंदगुप्त का मिलता है शायद। इसका क्योंकि वो झील बहुत लंबे समय तक चलती रही। कौन सी? कौन सी झील? सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील। तो ये बताना चाह रहा था मैं। अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, क्या पूछा था? चेदी वंश का शासक जो खारवेल है, उसका समय क्या है? टाइम पीरियड मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख कब का है? अरे ढूंढिए भाई, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए थोड़े है मोबाइल पे ढूंढो। टाइम बताओ जल्दी। मिल गया? खारवेल, बोलिए। कौन सी सदी? कैसी बात कर रहे हो भाई? खारवेल बोल रहा हूं मैं, चेदी शासक। वहां एक नहर खुदवाई, ये बता दिया मैंने। इस अभिलेख में यह भी पता चलता है कि कलिंग में एक जैन प्रतिमा उठाकर ले गए। मां पद्मानंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। अलेक्जेंडर सिकंदर। कौन सिकंदर? मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप सेकंड का बेटा। फिलिप सेकंड का बेटा। मां का नाम क्या था सिकंदर की? क्या नाम था बताइए? और इसकी प्रेमिका का नाम क्या था सिकंदर की? सिकंदर के गुरु कौन थे? हाँ, स्पास याद रखना आपने। सबसे पहले सोक्रेटिस हुए। सोक्रेटिस का जो शिष्य हुआ वो प्लेटो हुआ। प्लेटो का शिष्य कौन हुआ? अरिस्टोटल यानी अरस्तु हुआ। अरस्तु का शिष्य सिकंदर हुआ। ठीक है? तो अरस्तु से कहा उसने कि जी मुझे विश्व विजेता बनना है। उसने कहा हाँ बिल्कुल बन सकते हो। क्या करना होगा? कुछ उसने क्या दिए? टिप्स दिए। किसको? सिकंदर को, अलेक्जेंडर को। वो क्या दिए वो बाद में बताऊंगा मैं। और सिकंदर ने उसको फॉलो किया और वो विश्व विजेता बनने के लिए भारत तक तो कम से कम पहुंच गया था। विश्व को जीतना इतना आसान नहीं था उस जमाने में, लेकिन भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था। भारत में कुछ गद्दार थे, आम्भी जैसे, है ना, उन्होंने क्या कर दिया? स्वागत कर दिया सिकंदर का, बता दिए सारे राज, जिसकी वजह से क्या हुआ? पोरस हार गया। ठीक है? यूनान के इतिहास में सिकंदर का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में बड़ा बड़ा महिमा मंडन करके दिखा रखा अलेक्जेंडर को। जबकि कुछ नहीं था, एक झंझावत सा था, उसका आक्रमण आया, उसके लोग यहीं बस गए। कहाँ? जिनको हिंद यवन कहा गया बाद में। क्या कहा गया? हिंद यवन, इंडो ग्रीक कहा गया। तो ठीक है भाई, धनंद का समय जो है 325 ईस्वी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ठीक? ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज कहा है। किसको? धननंद को। अब नाम याद रखने, सबसे पहले हमने श्रेणिक नाम पढ़ा था किसका? बिंबिसार का। कुणिक नाम किसका पढ़ा हमने? अजात शत्रु का। अच्छा, श्रेणिक के साथ साथ क्षेत्रोजस भी पढ़ा हमने। किसका नाम? बिंबिसार का। क्षेत्रोजस और श्रेणिक। कुणिक नाम पढ़ा हमने अजात शत्रु का। इसका नाम पढ़ रहे हैं हम अग्रमीज। किसका नाम? ग्रीक लेखक उसको अग्रमीज कह रहे हैं। किसको? घननंद को कह रहे हैं।
और अग्रमीज का मतलब होता है सन ऑफ रिच, अमीर बाप का बेटा, ठीक है। अग्रमीज कौन लिख रहे हैं? यूनानी लेखक, क्योंकि पिताजी तो वास्तव में मां पद्मानंद थे इसके। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश के शासन की या मौर्य वंश की नींव डाली, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ना है मौर्य वंश, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए उनको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए। अलेक्जेंडर तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले भी तो आक्रमण हुए होंगे देश पर। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया लेकिन आपने, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाँ, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में होगा, सेकंड सेंचुरी एडी में होगा। कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख उसी समय का होगा, देख लो एक बार, और लोग भी देखो, चेक करो। हाँ, फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी एडी का ना, ठीक है। तो प्राचीन भारत पर कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए, समय बता दो, अलग से बनाऊं? ठीक है, दूसरा बनाता हूं।